बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था वॉलवॉक्स के बारे में, हमने अध्ययन किया था, ओडोगोनियम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी के तीसरे जो महत्वपूर्ण शैवाल है कोलियोकीट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण आपको मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है इसका। क्लोरोफाइसी है, कीटोफोरेल्स इसका गण है, इसकी फैमिली है कोलियोकीटेसी और वंश इसका कोलियोकीट है। प्राप्ति स्थान में आपको ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ शैवाल होगा वहाँ पर जलीय आवास का होना आवश्यक होता है। जलीय आवास ना भी हुआ तो नमी तो होना बहुत ज़रूरी भी है। और ये फ्रेश वाटर में उगने वाली शैवाल है कोलियोकीट। स्थानबद्ध होती है, यानी ये एक तरह से पादपों की तरह फिक्स एक जगह पर उगती है। धीरे धीरे बहते हुए जल हैं, तालाब हैं, कुंड हैं, यहाँ पर इस प्रकार के ये पाई जाती है। इसके बारे में हम थैलस संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसमें हम चित्र को बाद में पहले अध्ययन करेंगे। पहले हम इसके थैलस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोलियोकीट का जो थैलस है वो विषम तंतु की प्रकार का होता है, हेटेरोट्राइकस। ये समझने वाली बात है, यानी एक ही प्रकार के तंतु नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के तंतु होते हैं। किसी की लंबाई में फ़र्क होता है, किसी की कोशिकी जो आकार प्रकार है उसमें भी अंतर होता है। कोलियोकीट का जो थैलस है वो शाखित भी होता है, और विषम तंतु का इसका सबसे विकसित रूप है कोलियोकीट पल्विनेटा में परिलक्षित होता है। इस जाति में श्यान और ऊर्ध्व तंतु दोनों ही सुविकसित रूप से पाए जाते हैं। यानी ये जिसका तंतु है वो जमीन पे लेटे भी रह सकते हैं और सीधे खड़े भी हो सकते हैं। दोनों तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं। कोलियोकीट की जातियों में दो प्रकार के थैलस मिलते हैं, एक तो थालीनुमा और एक कुशनवत, यानी गद्दीदार, जैसे कुशन होता है गोल कुशन, उस प्रकार के। अब थाली या चक्राकार के बारे में ये है कि ये जैसे इस कोलियोकीट स्कूटेटा है, इसमें ऊर्ध्व तंत्र नहीं पाया जाता, यानी सीधी खड़े तंतु नहीं होते हैं। शांत तंत्र की पार्श्व शाखाएं परस्पर जुड़कर एक कोशिकीय मोटी मृदुतकीय डिस्क लाइक संरचना का निर्माण करती हैं। और कुशनवत या गद्दीदार में कोलियोकीट पल्विनेटा में मिलता है। ये विषम तंतु की होता है। इसमें ऊर्ध्व तंतु भी होते हैं और शांत तंतु भी होते हैं। ऊर्ध्व तंतु के कई तंतु परस्पर जुड़कर एक अर्धगोलाकार कुशन या गद्दी जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोशिकीय संरचना के बारे में बात की जाए तो कोशिकाएं कई आकार की होती हैं, चतुर्भुजी हैं, बहुभुजी हैं, बेलनाकार हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, एक भित्तीय पटलिक हरितलवक होता है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कोशिकीय संरचना किस प्रकार से होती है। सेम वही इस प्रकार की कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ कोशिकाओं में लंबे शाखाहीन कोशिकीय द्रव्यीय रोम अथवा शूक पाए जाते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर ग्रोथ की बात करें, ओडोगोनियम की तरह इसकी ग्रोथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी वृद्धि शीर्षस्थ कोशिका द्वारा होती है। शांत तंत्र की वृद्धि सीमांत कोशिका द्वारा होती है, जिसको कहते हैं विभजोतक मार्जिनल मेरिस्टम की सक्रियता से। जनन के बारे में बात करते हैं। कोलियोकीट में जनन अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है। अलैंगिक जनन में चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा होता है। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। चल बीजाणु क्या होते हैं? जो अपनी गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। थैलस की प्रत्येक कोशिका में बीजाणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है, परंतु सामान्यतः सीमांतीय, यानी जो किनारे पर जो कोशिकाएं होती हैं वही चल बीजाणु उत्पन्न करती हैं। इन कोशिकाओं को चल बीजाणुधानी भी कहते हैं। इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य सीधे ही बिना किसी विभाजन के द्विकशाभिकी चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार एक चल बीजाणुधानी में एक ही चल बीजाणु बनता है। प्रत्येक चल बीजाणु अंडाकार, द्विकशाभिकी और एक केंद्र की संरचना है। इससे पहले मैं आप लोगों को चित्र के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था कि ये देखिए आप, इसमें आपको नीचे लेटे हुए तंतु भी नजर आएंगे और ऊर्ध्व तंतु भी नजर आएंगे, इसलिए विषम तंतु की ये संरचना इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वापस से चल बीजाणु के बारे में। एक केंद्र की है और द्विकशाभिकी है। द्विकशा पाए जाते हैं, जैसा आपको इसमें नजर आ रहा होगा। ये जो स्पोर है चल बीजाणु है। ये प्रत्येक चल बीजाणु अंडाकार, द्विकशाभिकी, एक केंद्र की संरचना होती है। चल बीजाणु के अंकुरण के बारे में बात करते हैं। अंकुरण के समय चल बीजाणु का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है। कोशिकीय जो कोलियोकीट स्कूटेटा है और कोलियोकीट पल्विनेटा में सीधे उदग्र रूप से होता है। कोलियोकीट स्कूटेटा में ऊपरी कोशिका रूम अथवा शूक बनाती है तथा निचली कोशिका पुनः विभाजित होकर एक बिंब या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब हम बात करते हैं अचल बीजाणुओं की। अचल बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। मोटी भित्ति बनती है इनके चारों तरफ। प्राय एक कोशिका में केवल एक ही अचल बीजाणु बनता है। अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर नए थैलस को जन्म देते हैं वहीं, लेकिन इनमें
कशाभिकाओं का अभाव होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन विषमयुग्मी प्रकार का होता है। पौधे उभयलिंगाश्री होते हैं, जैसे कोलियोकिट पैल्टिनेटा, तथा एक लिंगाश्री होते हैं, जैसे कोलियोकिट स्कूटेटा। नर जननांग पुंधानी तथा स्त्री जननांग अंडधानी का या कार्पोगोनियम कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। यदि हम बात करते हैं पुंधानी की, तो कोलियोकिट पल्विनेटा व अन्य उभयलिंगाश्री जातियों में पुंधानियां ऊर्ध्व शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक पुंधानी पार्श्व शाखा की शीर्षस्थ कोशिका पर एक रंगहीन शंकु रूपी अतिवृद्धि के रूप में परिवर्तित होती है, जिससे इसका मात्र कोशिका से संबंध टूट जाता है। इस प्रकार बनी नव कोशिकाएं पुंधानी के रूप में कार्य करती हैं। इनका जीव द्रव्य कायांतरित होकर एक रंगीन हरा एक केंद्रकीय द्विकशाभिकी पुमणु बनाता है, और ये पुंधानी की कोशिका भित्ति टूटने पर मुक्त होता है। अंडधानी के बारे में बात करें, कोलियोकिट पल्विनेटा में अंडधानी का परिवर्धन ऊर्ध्व तंतु की शीर्षस्थ कोशिका में होता है। आपको ये ध्यान रखना है, दोनों, चाहे पुंधानी का परिवर्धन हो चाहे अंडधानी का, वो शीर्ष कोशिका में होगा। परंतु कुछ समय पश्चात इसके नीचे स्थित कोशिका से अन्य शाखाओं की उत्पत्ति होने के कारण ये अंडधानी है, ये पार्श्व यानी लेटरल प्रतीत होती है, लेटरल हो जाती है। प्रत्येक अंडधानी एक फ्लास्क नुमा संरचना है, जिसके निचले फूले हुए भाग में एग यानी अंड का निर्माण होता है। इसकी ऊपरी संकीर्ण भाग ट्राइकोगाइन या अंडधानी रोम कहलाता है। कोलियोकिट स्कूटेटा में अंडधानी का परिवर्धन बिंब सदृश्य डिस्कॉइड थैलस की उपांत कोशिकाओं से होता है। निषेचन के बारे में बात कर लें। निषेचन से पहले अंडधानी रोम का शीर्षस्थ भाग टूट जाता है और केवल एक पुमणु अंडधानी में प्रवेश करता है। नर पुमणु के केंद्रक व स्त्री केंद्रक का संयोजन कुछ समय बाद में होता है, जिससे निषिक्तांड यानी ऊस्पोर बनता है। निषेचन के पश्चात अंडधानी में अंडधानी रोम के आधार पर एक पट सेप्टम बन जाता है। अंडधानी का आधारीय भाग अंडधानी रोम से अलग हो जाता है, या यूं कहें अंडधानी रोम अलग हो जाता है, अंडधानी शेष रह जाती है। धीरे धीरे निषिक्तांड के आकार में वृद्धि होती है और ये अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। इसी समय अंडधानी के पास वाली तथा नीचे स्थित कोशिकाएं सक्रिय होकर ऊपरी शाखाएं बनाने लगती हैं। ये शाखाएं अंडधानी के चारों ओर एक लाल भूरे रंग का आभासीय मृदुत्कीय आवरण बनाती हैं। अब इसको कहा जाता है निषिक्तांड फलिका या स्पर्मोकार्प। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पर्मोकार्प क्या है। कार्पोगोनियम की आधारी कोशिकाओं के नष्ट हो जाने पर निषिक्तांड फलिका टूटकर जल में गिर जाती है तथा लंबे समय तक विश्रामावस्था में रहती है। अनुकूल परिस्थितियों में निषिक्तांड अंकुरित होता है। इसका प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। निषिक्तांड का प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है। इसके पश्चात विभाजन समकोण पर होते हैं। उसके फलस्वरूप 8 से 32 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका से एक द्विकशाभिकी चल बीजाणु बनता है। चल बीजाणु निषिक्तांड की फलिका की भित्ति टूटने पर मुक्त हो जाते हैं और कुछ समय तैरने के बाद स्थिर हो जाते हैं और एक नए थैलस को जन्म देते हैं। इसमें आप ये कोलियोकिट का जो जीवन चक्र है, इसको जरूर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नर तंतु के अंदर पुंधानी के अंदर पुमणु बन रहा है और ये अंड से फ्यूजन हो रहा है, स्पर्मोकार्प नामक संरचना बन रही है, ये डिप्लॉइड है। निषिक्तांड अंकुरित होगा और ये अर्धसूत्री द्वारा चल बीजाणु बनाएगा और चल बीजाणु अंकुरित होकर नए कोलियोकिट को जन्म देता है। इस प्रकार से आपको ये कोलियोकिट का अध्ययन करना है।